चक्षु नयन मवतारं नयतु योग प्रधान परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासनंद जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। जो प्रज्ञा में, जिनकी प्रज्ञा में सागर से गहराई है और जो इस तरह के एक मनोरथ के साथ इस अभियान को गति उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय प्रज्ञा सागर जी महाराज, अत्र उपस्थित रमेश मुनि जी महाराज साहेब, हमारे जावेद मुनि जी और यहाँ जुड़े हुए जैन समाज के दिग्गज वरिष्ठ व्यक्तित्व। आज मैं देख रहा हूँ जैनों में कितना धैर्य, क्योंकि कार्यक्रम कितने बजे से प्रारंभ है और सामान्यतः महाराज जाते हैं तो महाराज बोलते हैं, श्रावक सुनते हैं, पर इस बार क्या है, रिवर्स भूमिका भी अपनाई है। तो महाराज ने बड़ा सब्र के साथ सबने सुना था और सीधे शब्दों में जो कह पाए वही संत होते हैं, क्योंकि अवसर की बात होती है। कभी प्रवचन होता है 1 घंटे का, 3 घंटे का भी व्याख्यान किया जाता है और कभी 5 मिनट 3 मिनट में बात को रखा जाता है। तो हमें यह एक लक्ष्य हमारा रहे, जो पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत सुंदर रूप में कहा कि संत, संस्था और समाज के समन्वय से ही ये कार्य को गति दी जा सकती है। और उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष है, वो है स्व की जागृति और समझ का विकास। यदि हम वो समझ विकसित कर पाए कि जैन लिखने से मुझे फायदा है, अगर ये एक व्यक्ति को समझ में आ गया तो बुद्धि वैभव अद्भुत है, धन वैभव अद्भुत है, संपत्ति, क्योंकि आज का विषय भी है जागृति। जनगणना में क्या लाना है, जागृति लानी है। तो जागृति अंदर से अगर आ गई कि जैन लिखने से मुझे लाभ, क्योंकि आपके से बढ़िया कौन कौन है, सब बढ़िया। तो बढ़िया कौन है, फायदे का फायदा देता है। एक बार के गांव की बात थी, एक छोटी सी घटना की बात कर रहा हूँ। गांव में एक बढ़िया कम्युनिटी थी और एक आदमी को बच्चा नहीं हो रहा था, 12 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा था। और उसने एक बच्चे को देखा और बच्चे में लक्षण लगे कि ये बढ़िया का बच्चा लगता है, जानकारी ली अपने ओर से और उस बच्चे को उसने उठा लिया, गोद ले लिया, लेके आया। गांव वालों ने बात फैला दी कि ये बनिया कम्युनिटी में गैर बनिया बच्चे को लेके आए, इस पर केस कर दिया है। उस समय राजशाही थी, राजा के पास बात पहुंची और बोला कि इसको न्याय बाहर करेंगे, जांच बाहर कर देंगे। बहुत केस चला तो सारी वो बिठाई गई बैठक और उसके अंदर सारी बातों को प्रस्तुत किया गया। राजा ने निर्णय कर दिया, राजा ने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इस बच्चे को सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई जाती है। जो लोग कंप्लेन वाले थे, जो लोग इस बच्चे के खिलाफ कंप्लेन किए थे, वो चाहते थे कि इसके जो पिताजी हैं, जो यहाँ पे सेठ है, उनके पर कोई कार्रवाई हो। ये बच्चा तो बेचारा मासूम छोटा सा बच्चा है, इसके ऊपर क्या केस करना चाहिए। पर राजा ने सजा सुना दी और बोला सबके सामने ये सजा दी जाएगी। अगली पूर्णिमा आई, लोगों की बड़ी भीड़, लोगों के अंदर बड़ा एक संवेदनशीलता भी जुड़ी हुई थी। और वहां पर राजा क्या करता है, राजा उस बच्चे को कहता है कि देखो बेटा, तुम्हें अब फांसी की सजा दी जा रही है। वो बच्चा महज 5-6 साल का था। उस बच्चे का अगर तुम्हें फांसी मतलब अभी मौत की सजा सुनाई जाएगी, अब तुम ये बताओ तुम्हें मरना कैसे, सूली की सजा से या फांसी की सजा से। वो बोले देखो मरना तो है, ये देखो जिसमें नुकसान का वो फायदा ज्यादा वो देता है। बोले मैं पक्का बनिया है, इसको नहीं बनिया, ये टेस्ट में पास है। पक्का बनिया वह है जो अपना फायदा देता है, पक्का ज्ञानी वो है जो अपनी आत्मा का भी फायदा देता है, अपने समाज का फायदा देखता है, अपने आज का फायदा देखता है, अपने परिवार का फायदा देखता है। और जैन लिखने से हमें ये सारे फायदे दिख रहे हैं। जैन लिखने से हमारा धर्म सुरक्षित होगा, जैन लिखने से हमारी जाति से अपनी गणना सुरक्षित होगी, जैन लिखने से अपने संस्कार सुरक्षित रहेंगे, जैन लिखने से अपनी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। तो जैन लिखना मतलब अपना भाग्य लिखना है। तो मैं अपना भाग्य लिखने की लेखनी जब भाग्य विधाता देता हो तो लेखनी क्यों न ली जाए। तो हमें नाज होगा
आज पर भी और कल भी हमें याद किया जाएगा कि इन लोगों ने जड़त्व को सुरक्षित रखा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मूर्ति ऐसी है या ऐसी है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मंदिर में जाके पूजा करते हैं या भवन में आराधना करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम जिस शासन की सेवा करते हैं और हम सज्जनता का धर्म जीते हैं। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं, जैन नहीं भी है तो उसको भी हम जैन लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सके, अपने ऐसे व्यक्तित्व को प्रेजेंट कर सके जिससे जन जन के मन में ये भाव आए कि हम भी जैन कहलाए। और वास्तव में जैसा कहते हैं आइंस्टाइन का कि उससे अंतिम समय में पूछा गया तुम्हारा मनोरथ क्या है, तो उसने कहा कि ये मैंने पूरा जीवन ऑब्जेक्टिव रिसर्च पर लगाया, मैं आगामी मेरा जीवन हो, पुनर्जन्म हो, मैं सब्जेक्टिव रिसर्च करना चाहता हूँ, आत्मा की रिसर्च करना चाहता हूँ। और उसने जैनत्व के प्रति अपने भाव भी व्यक्त किए, ऐसा कहा जाता है। तो समय की अपनी सीमा है। और खंडकी सागर जी महाराज के साथ जुड़े हुए आचार्य विद्यानंद जी महाराज जो आपके पूर्व में हुए गुरु जी हुए हैं, और आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य विद्यानंद जी का जो एक संगम था वो अपने आप में अद्भुत था। और 2027 में पुनः जनगणना भी बनी है और गुरुदेव परम पूज्य आचार्य महासमंद जी का भी पधारना है। और 13 पंथ की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान। तो मैं तो चाहता हूं कि यहाँ की जो टीम है वो परम पूज्य गुरुदेव को एक पत्र आदि के माध्यम से और अपनी कमेटी आदि के माध्यम से वो निवेदन करवाए। तो और इस तरह से हर धर्म संघ के गुरु जो भी है, प्रमुख है, उनके ये बात पता जाए, उनके माध्यम से एक संदेश मौखिक, लिखित और मल्टीमीडिया के माध्यम से जाएगा तो अवश्य रूप से उसके अंदर जागृति आएगी। हमारे सुखराज जी हैं वो भी इस चीज पर ध्यान दे सकते हैं कि गुरुदेव तक कैसे बात को पहुंचाया जा सके। और इसी क्रम में हम आएगा कि दिगंबर समाज की ऐसी अनेक जातियां हैं जो कर्नाटक साइड में है, साउथ साइड में दिगंबरों को इतना बड़ा वर्चस्व रहा। और अगर उस पर खोज जैसा बताया गया कि बंगाल की रिसर्च की गई, उस तरह से और अधिक डीप रिसर्च अगर किया जाए तो दक्षिण में ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो उत्तरकालीन प्रभावों में परिवर्तित हुई है, उसे पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक अवसर हमारे सामने है। तो हम इन सब में आगे बढ़ते रहेंगे और सभी संतों का ये जो एक रूप हम देख रहे हैं, सब एक होकर, एक में होकर जिस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, हम सब एक रूप में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस पर सफल होंगी। और मैं पूरा बधाई देता हूँ कि आचार्य महाराज का जिन्होंने इतना धैर्य रखा। और कल रात को हमारी भेंट वार्ता जब हुई तो आपका जो एक बहुमान है, आपकी जो विशेषता है वो एक बड़ी विशेषता है। और ऐसे प्रज्ञा सागर जी महाराज को अभी 21 वर्ष करीब दिल्ली में हो गए और ये जो काम उन्होंने लिया है वो काम भी 21 होना है। और मैंने देखा है कि आचार्य पूर्व जब भी किसी कार्य में जुटते हैं तो एक अद्भुत तरीके से उसकी संयोजना